का ये सम्मेलन उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेगा जो हमारे संविधान और संस्कृति के बीच एक गहरे संबंध को उजागर करते हैं। तो आइए इस सांस्कृतिक और वैचारिक यात्रा की विधिवत शुरुआत करें, इसका आगाज करें। ये मंच आज एक प्रेरणादायक महाकाव्य की तरह सजेगा, जिसमें हर शब्द ज्ञान का दीप होगा, हर विचार ऊर्जा का प्रवाह, हर संकल्प भविष्य के निर्माण की नींव रखेगा। हमारे साथ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व और वक्ता उपस्थित हैं जिनके विचार और मार्गदर्शन इस सभा को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। संविधान और भारतीय संस्कृति कंक्लेव में आप सभी का संसद टीवी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का गाइडिंग फोर्स है। ये न केवल नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक है, बल्कि हमारे समाज के न्यायपूर्ण स्वरूप का मार्गदर्शक भी है। आज भारत दुनिया के देशों में अगली पंक्ति में गर्व के साथ खड़ा है, तो उसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका है। हमारी संस्कृति सदियों से चली आ रही एक कंटिन्यूटी का प्रमाण है। ऐतिहासिक परंपराओं, मूल्यों, हमारे वैल्यूज़ और हमारे नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करने का काम हमारी संस्कृति ने ही किया है। ये कंक्लेव हमारे सभ्यता के इन दो महान स्तंभों, संविधान और संस्कृति, के बीच के संबंध को समझने और उन्हें मजबूत बनाने का एक मंच है। यहाँ होने वाली चर्चा न केवल हमारे इतिहास पर रोशनी डालेगी, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का भी काम करेगी। मैं इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं, विशेषकर माननीय मंत्री महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आपके विचार और अनुभव हमारे लोकतंत्र और सांस्कृतिक धरोहर की और अधिक गहराई के समझने में सहायक होंगे। मुझे ये बताते हुए भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि संसद टीवी भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र का उस महान भाव को ऐसे आयोजनों और अपने अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर तक ले जाने का काम कर रही है। अपने इस उद्देश्य को और प्रभावी बनाने के लिए हम संसद टीवी कंक्लेव की सीरीज़ का आयोजन कर रहे हैं। आज का ये आयोजन उसी की महत्वपूर्ण कड़ी है। संसद टीवी की ओर से मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। कई बार कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना विराट होता है कि उसके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, उसे शब्दों में तो पिरोना ही है आप तक पहुंचाने के लिए। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री न केवल एक संवेदनशील राजनेता हैं, बल्कि एक प्रगतिशील किसान और दार्शनिक भी हैं। आइए जोरदार तालियों से, आपकी कृतल ध्वनि से एक बार फिर से उनका स्वागत करें, उनकी दूरदर्शिता का सम्मान करें। और अब वो क्षण है जब हमारे विचारों को दिशा देने के लिए हम पहले सत्र का आगाज़ करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ, मंच पे मौजूद हैं हमारे मॉडरेटर, मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा, जो अपने अद्वितीय शैली और गहन समझ के साथ इस संवाद को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मंच आपका प्रतिबिंब। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है विशिष्ट अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। बहुत ही विशिष्ट अवसर है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से। कोई सवाल जवाब या प्रश्न उत्तर नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की। और अवसर है, संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, संविधान को लागू करने के 75 वर्ष, और पूरे वर्ष हम लोग इस तरह के कार्यक्रम देश भर में मनाने वाले हैं। कितना बड़ा अवसर है। जो आज़ादी के समय में कल्पना की जाती थी कि विविधताओं से भरा हुआ भारत, बहुविध भारत, विभिन्न देशी रियासतों में बटा हुआ भारत, ये कभी एक देश का स्वरूप नहीं ले पाएगा और स्थायी रूप से एक देश के रूप में कभी नहीं रह पाएगा। ये संविधान की ताकत थी कि उसकी बाइंडिंग फोर्स के चलते हुए हम एक राष्ट्र के रूप में न केवल बने रहे, अपितु प्रगति करते हुए आज इस मुकाम पर हम आकर के पहुँचे हैं, जहाँ हम भारत के 140 करोड़ लोग नित्य प्रतिदिन गर्व कर सकें ऐसे जीवन में, अनेक जीवन के से जुड़ी हुई हर विधा और हर क्षेत्र में
हम गर्व कर सकें, ऐसे अवसर हमें देश की प्रगति, देश के लोगों के द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं के चलते हुए मिलते हैं। इसलिए निश्चित रूप से संविधान न केवल हमारी ड्राइविंग फोर्स है, अपितु वो बाइंडिंग फोर्स भी है, और उसी के चलते हुए हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसलिए और मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा होता है, जहाँ वो अपने जीवन के हमारे भारतीय मनीषा परंपरा के अनुरूप 3 चरण 3 पड़ाव पूरे कर चुका होता है। लेकिन यदि किसी राष्ट्र के जीवन में, और भारत के जैसा राष्ट्र जिसका हजारों सालों का लिखित अलिखित इतिहास रहा है, उसके जीवन में 75 साल का कालखंड कोई बड़ा विषय नहीं है, बड़ा समय भी नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद में, जिस आज़ादी को हमने लाखों बलिदानों के बाद में प्राप्त किया, हजारों लोगों ने जब अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब आज़ादी मिली। हजारों लोगों ने बंदूकों की गोलियों को अपने सीने पर खाया, तब जाकर के देश को आज़ादी मिली। हजारों लोग ऐसे होंगे, वीर सावरकर के जैसे, जिन्हें कोलू में बैल की जगह जोत दिया गया होगा। लाखों लोगों ने यातनाएं सही होंगी, कोड़ों के मार प्रहार सहे होंगे, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ था। इसलिए आज़ादी के 75 साल का ये कालखंड निश्चित रूप से हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। और साथ साथ में जिस आज़ादी के बाद में जिस संविधान के आधार पर हम काम कर रहे हैं, उस संविधान के 75 साल का पूरा होना भी निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अवसर है कि हम आत्मावलोकन करें कि हम उन सब की भावनाओं के अनुरूप भारत बना पाए थे, और जो न्यूनताएं रह गई है, उन न्यूनताओं का संविधान के दायरे में रह करके हम किस तरह से उनको पूरा करते हुए हम आने वाले 25 साल में, इस अमृत काल में, भारत को उनके सपनों का भारत, विकसित भारत ऐसा बना सकें। इसलिए निश्चित रूप से यह अवसर हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 75 साल की इस यात्रा में आज़ादी के संघर्ष को भी और संविधान निर्माताओं के भाव को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस जो स्मृति है उस पर कहीं ना कहीं कुछ आवरण चढ़ गए। 75 साल बाद में एक बार भारत की इस पीढ़ी को वापस स्मरण कराने की आवश्यकता है, और उसके लिए अवसर है कि संविधान निर्माताओं का संविधान निर्माण के पीछे, हर एक संविधान के क्लॉज के पीछे उनकी क्या सोच थी, किस तरह के डेलिब्रेशंस उसको लेकर के हुए थे, किस तरह से उसको लेकर के विचार विमर्श हुआ था, किस गहराई के साथ में विचार विमर्श हुआ था, इन सब को लोगों के सामने लाएं। और साथ साथ में जो हमारे संविधान का सांस्कृतिक पक्ष है, भारत की संस्कृति की निरंतरता, भारत की संस्कृति की विशालता, इन सबको भी संविधान में किस तरह से समाहित किया गया, इस सब पर विचार करें। इसलिए निश्चित अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर संविधान का ये 75 वर्ष पूरा होना, संविधान को अंगीकार किए हुए, ये हम सब के लिए निश्चित ही एक आत्मावलोकन का अवसर के साथ साथ में देश को एक नई चेतना के साथ में जोड़ने का अवसर है। हमने देखा प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर, अलग अलग अवसर पर एक बात कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और मुझे याद आता है 25 नवंबर 1949 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो भाषण, उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं से ले नहीं रहे, हजारों वर्षों की हमारी संस्कृति में ये पहले से समाहित है। आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। भारत लोकतंत्र की जर्नी है। भारत के मूल मनीषा में स्वतंत्रता विचारों की, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता पूजा पद्धति की, कि हम किस दृष्टिकोण से अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये भारत के मूल मनीषा में समाहित था। और उसके चलते हुए भारत में शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, नायकों के चुनाव के लिए योग्यता, लोक कल्याण की भावना और साथ साथ में उनकी प्रतिभा, इन सब का आकलन और उसको महत्ता देना, इसकी परंपरा भारत में थी। और यदि पुराने विषयों तक मैं जाऊं तो वैदिक काल से लेकर के और हमारे जो है बुद्ध के समय तक के और बुद्ध के बाद के धम्मा जो शासन था, उस सब में इस सब की बहुत सारी अभिव्यक्ति मिलती है
जहाँ से हम जिसके आधार पर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी थी और भारत ने विश्व को लोकतंत्र दिया है। जी हाँ, क्योंकि ऋग्वेद संभवतः इस धरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और उसमें इस बात को इंगित किया गया है सभापति समिति वो उसका उल्लेख किया गया है और उसमें ये भी बताया गया कि उस सभा के आखिरकार मेंबर्स सदस्य कौन बनेंगे, उनकी अर्हता क्या होगी, वो तमाम चीज़ें उसमें दी गई हैं। जनता से चुने गए लोग, जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले लोग साथ बैठें, विचार विमर्श करें और सभापति उस विचार विमर्श के अनुरूप जो है अपना निर्णय करे। इसकी पूरी व्यवस्था ऋग्वेद में लिखी गई है और मुझे लगता है कि ऋग्वेद अनडाउटेडली दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, भारत का भी और दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन उसके बाद में भी निरंतर, आपको जैसा मैंने कहा, निरंतर इस तरह के प्रमाण मिलते हैं जहां भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का और परंपराओं का सम्मान और समाहित उन्हें किया गया था। राम राज्य की भी जब हम बात करते हैं, राम राज्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि संविधान की मूल प्रति में राम के बहुत सारे चित्र इंगित हैं। जब राम राज्य की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक स्वप्निली एक दुनिया है, सेइंग के माध्यम से उसको हम लोगों के सामने लाते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं था, बल्कि बाकायदा एक व्यवस्था थी, लिखित व्यवस्था थी। उसमें राज्य कैसे चलना चाहिए, राज्य में कर कैसे लेना चाहिए, किससे कर लेना चाहिए और जो कर लिया जाए वो किसके विकास पर खर्च होना चाहिए, उसका पूरा ब्यौरा था। देखिए, निश्चित रूप से राम राज्य की कल्पना केवल कपोल कल्पना या केवल एक आदर्श मात्र नहीं है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सर्वलोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था, सर्वजन हिताय शासन व्यवस्था, इसका अनूठा उदाहरण अगर कहीं है तो वो राम राज्य उसका एकमात्र उदाहरण है विश्व में। हर व्यक्ति के कही बात का सम्मान हो और हर व्यक्ति उचित बात को कहने का अधिकारी है, इसका अगर ट्रू डिपिक्शन कहीं है तो वो राम राज्य में है। इसलिए इसको कोरी कल्पना या आदर्श कह देना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वैचारिक क्षुद्रता कोई नहीं हो सकती है। चलिए इसके आगे चाणक्य के युग में आते हैं। अर्थशास्त्र उन्होंने दिया, वो अर्थतंत्र से जुड़ा वही शास्त्र नहीं है बल्कि उसमें भी पूरी शासन व्यवस्था दी गई है। यानी कि हम लोग लिखित रूप से भी हम ऐसी एक व्यवस्था में रहे हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, संसदीय कार्यप्रणाली हो, उसके हम कह सकते हैं एक जीते जागती जो है हमारी एक जीवंत प्रवृत्ति रही है। देखिए, चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के बात यदि करें और चंद्रगुप्त कालीन व्यवस्था की, और उस समय जो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है वो अपने आप में एक दूसरा एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। वहाँ उन्होंने राजा को मंत्रियों के साथ विमर्श, कर व्यवस्था किस तरह की हो, शासन में गुप्तचर व्यवस्था किस तरह की हो, शासन में जो है आपकी सैन्य व्यवस्था किस तरह की हो, शासन की मंदिर व्यवस्था कैसी हो, पूरी जीवन के जुड़े हुए हर विषय को लेकर के उसमें राज्य का कितना और कैसा हस्तक्षेप हो और किस तरह से राज्य उस व्यवस्था का अंग बने, उसके बारे में विस्तार से उसमें जो है उल्लेख किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान लिखा होगा तब उनके जहन में कहीं न कहीं चंद्रगुप्त का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके मन में पीछे जरूर खड़ा होगा। जी हाँ, तभी मैंने इसका जिक्र किया क्योंकि जो चित्र उसमें समाहित हैं हमारे संविधान में, राम के चित्र हों, बौद्ध के चित्र हों, महावीर भगवान के चित्र हों, शिवाजी महाराज के चित्र हों, वो कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित करते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक रही है। आप ही मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से शिवाजी महाराज के समय में लेकर के भारत के इतिहास को आप उठा करके देखिए, जो 150 साल का गुलामी का इतिहास है, उससे पहले के सारे इतिहास में, इवन मध्यकालीन इतिहास में भी आपको अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ शासन व्यवस्था जो है भागीदारी के साथ में और जनता के साथ के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था, इन दोनों के उदाहरण आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे। जहाँ तक कि गुलामी के उस कालखंड में भी शासन व्यवस्था, चाहे कानून की व्यवस्था, चाहे गुलामी जो है उस समय में रही होगी, लेकिन धरातल पर यदि भारत के गांव को उठा करके देखें,
भारत का गांव जो है उस समय में, उस गुलामी के समय में भी भारत के गांव में सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलती थी, और वहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है वो लोगों की सहभागिता से, लोगों के जो है विचारों की समावेशिता को लेकर के ऐसी संपन्न की जाती थी। उसकी वजह क्या ये है कि हम लोग तकरीबन 1000-1200 बरस गुलाम रहे, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर इतनी मजबूत थी, हमारा धर्म इतना शक्तिशाली था कि लोकतांत्रिक मूल्य लगातार हमारे साथ बने रहे। निश्चित जीवन पद्धति, जिस तरह से हमारी देश के ऋषियों मनीषियों ने जिस तरह से जीवन पद्धति को इवॉल्व किया था, और जो लोगों ने उसके साथ में जो जुड़ाव था, उसी ताकत के आधार पर हम इतने वर्षों तक लगातार गुलाम रहने के बावजूद भी हमारा सनातन सनातन बना रहा, और सनातन को निरंतरता की प्रेरणा भी निश्चित रूप से उसी के माध्यम से मिली। हमारे धर्म और हमारे भारतवर्ष को लेकर कुछ प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न उठते हैं भेदभाव, जातिगत भेदभाव, रंग रूप भाषा को लेकर भेदभाव। लेकिन एक बहुत बड़ा समागम होता है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है महाकुंभ के माध्यम से, जो कि शुरू हो गया है। तो क्या सभी उन प्रश्नों का उत्तर हमारा महाकुंभ का आयोजन देता है? मैं कहूँगा कि बिल्कुल देता है। देखिए, भारत बहुत सारी विविधताओं का देश है, भौगोलिक विविधताएं भी हैं, और उसके साथ साथ में क्राफ्ट, कल्चर एंड क्यूजीन की, भोजन की, संस्कृति की, और साथ साथ में वस्त्रों की और जो है हस्तशिल्प की, इन सब की विविधताएं हैं। विविधताओं से भरे हुए भारत का एक जगह पर दर्शन, और विराट रूप का दर्शन यदि कहीं होता है तो वो कुंभ में होता है। गीता के लिए जैसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में, जब अर्जुन के मन में उद्विग्नता थी और कुछ संशय का भाव उत्पन्न हुआ, तब गीता के 750 श्लोकों के माध्यम से उसे गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और बीच में कुछ बार दोनों के बीच में संवाद भी हुआ। लेकिन उन 750 श्लोकों के बाद में भी अर्जुन के मन से वो संशय का भाव समाप्त नहीं हुआ पूरे रूप से। तब भगवान को विराट रूप का दर्शन देना पड़ा, और उस निमिष मात्र के दर्शन से उसके सारा संशय उसके मन से समाप्त हो गया। भारत को लेकर के जितने लोगों के मन में संशय हैं, और जिन विषयों का आपने उल्लेख किया, उन सब विषयों का संशय यदि भारत के विराट रूप का दर्शन यदि वो कुंभ में करे तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। क्या बात है। चूँकि आप जल शक्ति मंत्री के रूप में आपने पर्यावरण को लेकर बहुत कार्य किया है, और पर्यावरण की बात करें तो वैश्विक ये एक समस्या बन गया है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब भी इस समस्या से हमें निजात नहीं मिल रही है। लेकिन इसका हल हमारी संस्कृति में है, इसीलिए हम वृक्षों की पूजा करते रहे हैं, इसलिए हम लोग नदियों को देवी मानते रहे हैं। क्या वो जो परंपरा थी वो केवल परंपरा मात्र रह गई है, हम उसके गुण को भूल गए हैं, इसलिए पर्यावरण की समस्या से भारत भी कहीं ना कहीं दो चार हो रहा है? देखिए, जो चुनौती है उसका कारण क्या है, ये बहुत विस्तृत विचार का विषय हो सकता है। लेकिन जहाँ तक भारतीय परंपराओं का विषय है, हमारे ऋषि मनीषी इस विषय को जानते थे कि यदि सामान्य व्यक्ति को किसी विषय के साथ में जोड़ना है और उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कल्टीवेट करना है, उत्तरदायित्व का भाव लाना है, तो उसे धर्म के साथ में जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी देता है उसको देवता मानने का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। नदियां हमें जीवन प्रदान करती हैं, हमने उनको देवी के रूप में पूजा। पहाड़ हमें औषधि प्रदान करते हैं, उनको हमने देव के रूप में पूजा। वृक्ष हमें फल देते हैं, उनको हमने देवताओं के रूप में पूजा। अब आज हम जानते हैं कि पीपल का वृक्ष जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन पीपल की महत्ता को, अश्वत्थ की महत्ता को, उस समय उसका फल तो नहीं होता, लेकिन उसकी महत्ता को जानते हुए उसको भी पूजने की परंपरा हमारे यहाँ पे की गई। गौ माता दूध देती है, उनको दूध देवता के रूप में मानने की परंपरा थी। माँ बाप जन्म देते हैं, उनको देवता के रूप में मानने की परंपरा की। जो कुछ देता है वही देवता है, ये विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। और जो देता है उसको
उसके साथ में संबंध स्थापित करने के लिए रक्षा सूत्र बांधने का प्रावधान हुआ। जिनको हाथ से रक्षा सूत्र बांधा जा सकता था उनको रक्षा सूत्र बांधा गया। जैसे पीपल के पेड़ को, वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा गया। अब नदी को रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते तो उसकी परिक्रमा का विधान कर दिया। और ये सब जो था ये इसलिए था कि उन सब के प्रति सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। लेकिन कालांतर में जिस तरह से लंबी गुलामी के कालखंड में जिस तरह से हम इन विषयों से थोड़ा अलग हुए, हमने अपनी धार्मिक मान्यताओं का बंधन भी कुछ जो है कुछ टूटा, उसके चलते हुए हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जो है वो कम हुआ। और भारत जैसा देश जिसमें जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, वो आज दुर्भाग्य से दुनिया के सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज वाला देश बन गया। ऐसी परिस्थिति में चुनौती पर्यावरण की ओवरऑल विश्व की जो है उसके कारक बहुत सारे हो सकते हैं। पूरे विकसित देशों ने जिस तरह से पर्यावरण को डैमेज किया अब उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस विचार की में जो कमजोरी आई उसके चलते हुए हमारे यहाँ भी इसका डिटोरिएशन हुआ। और ये जो स्टोरी है ये केवल पिछले 40-50 साल की है। मैं तो राजस्थान से आता हूँ। पश्चिमी राजस्थान में गांव में 3-4 ऐसी चीज़ें, एक गांव का तालाब, एक तालाब का कैचमेंट एरिया, एक गांव का अरण्य जहाँ से सिर्फ सूखी लकड़ी लाने का विधान है। आप वहाँ से गीली लकड़ी नहीं तोड़ सकते, जलाने के लिए सूखी नीचे ज़मीन पे गिरी हुई लकड़ी ला सकते हैं। एक गांव का गौचर, ये सब कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी हुआ करती थी। पूरा गांव उसका संरक्षण करता था। मेरे बचपन में तालाब की सफाई साल में एक बार समग्र रूप से सफाई का विधान पूरे गांव का होता था। सारा गांव उसके साथ में जुड़ता था। बाद में सबका भोजन, गांव के जो मेरे घर में, मेरा घर क्योंकि गांव का प्रमुख घर था, उसमें भोजन हो रहा है। गांव के सारे लोग मिलकर के तालाब की महीने में एक बार सफाई का विधान, उसके आसपास में सबकी अपने अपने ड्यूटीज़ हैं, सब मिलकर के, क्योंकि तालाब सबके जीवन का आधार है। ऐसे ही मुझे याद आता है बचपन में, अगर मेरी दादी माँ ने मुझे एक बार, मैं स्कूल से आया था और रास्ते में दातुन तोड़ लिया अरण्य में से। उन्होंने जो साथ थे उनसे पूछा कि ये कहाँ से तोड़ा था, तो उसने बताया कि अरण्य में से तोड़ लिया। तो रात को भोजन के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ से गीली लकड़ी नहीं तोड़ते हैं, ये पाप लगता है। जाकर के 5 पेड़ लगाना, और हर छुट्टी में 5 पेड़, क्लास 10 में पास किया तब तक लगाता था। तो ये जो परंपरा से जो चीज़ें सिखाई जाती थी उनमें जो गैप हुआ, ये परंपराएं जो टूटी, उसके कारण से जो है ये चुनौती देश में खड़ी हुई है। और आज क्योंकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह का संकल्प दुनिया के सामने रखा, मिशन फॉर लाइफ, उन्होंने जो नई चेतना पूरे विश्व भर में सूत्रपात की है कि हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना प्रारंभ करें। उन्होंने जिस तरह से एक नई चेतना प्रारंभ की कि हम माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं, और करोड़ों देशवासियों ने उस पर पेड़ लगाने का काम किया। ये जो नया जो चेतना का जो बीजारोपण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वी आर बैक टू आवर रूट्स। और मैं देख रहा हूँ कि अब इन विषयों को लेकर के जिस तरह से नई पीढ़ी में एक नए सिरे से एक नए नव जागरण का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये हमें एक आने वाला भविष्य सुखद होगा, इसका संकेत देता है। आपकी बात पर कुछ लोग शायद ताली बजाना चाह रहे थे, वो बीच में रुक गई है क्योंकि आप कंटिन्यूटी में बोल रहे थे। विधान तो हमारी शास्त्रों में इस बात का भी था कि किसी पेड़ से फल तोड़ा जाए तो हम लोग पूजा करते थे, औषधि ली जाए तो भी हमें पूजा यज्ञ हवन करना पड़ता था। वो शायद वो नेपथ्य में चली गई वो बातें। वापस लौटते हैं संविधान की ओर। चूँकि मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मुझे लगता था कि शायद कुछ विशिष्ट लोगों का ये विषय है संविधान, वही लोग इसको पढ़ते हैं, वही लोग उसको जानते हैं। लेकिन जब संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से, उसके बाद लगने लगा कि शायद हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, इसे भी हमें जानना चाहिए। यहाँ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से संविधान अंगीकार और संविधान लागू करने के 75 वर्ष को सेलिब्रेट किया जाए, और संविधान को किस तरीके से आत्मसात किया जाए या फिर अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। देखिए, संविधान, जैसा मैंने कहा कि जो इस लोकतांत्रिक भारत की आत्मा है, निश्चित ही हर भारतीय को उसका साक्षात्कार कराना शासन की जिम्मेदारी भी है और व्यवस्था की जिम्मेदारी भी। और जब मैं व्यवस्था कहता हूँ तब केवल सरकारी व्यवस्था या तंत्र नहीं, उसके अतिरिक्त भी सारी व्यवस्थाओं की। लेकिन दुर्भाग्य से शायद दोनों ही जगह इसको लेकर के उदासीनता थी।
जिस तरह की सरकारें रही, उन्होंने भी संविधान को लेकर के जिस दृष्टि के साथ में देश की जनता को जोड़ना चाहिए था, नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए था, आने वाली पीढ़ियों को उसके साथ में जोड़ना चाहिए था, वहाँ वी हैव फेल्ड। और सिंस वी हैव फेल्ड ऑन द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, तो साथ साथ में व्यवस्था के दूसरे अंगों की भी उसके प्रति गंभीरता समाप्त हुई, कम हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हमने संविधान दिवस मनाना ऐसा प्रारंभ किया है, मैं तो आपके नेटवर्क के, आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से सबसे इस बात का आग्रह करूंगा कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे जो है समाज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर संविधान और संस्कृति से जुड़े हुए और इन दोनों के बीच में जो साहचर्य और संबंध है, इससे जुड़े हुए विषयों को लेकर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसकी जटिलता और किस सोच के साथ में, किस विचार के साथ में हमारा ऐसा लाइव डॉक्यूमेंट बनाया गया जो लिविंग डॉक्यूमेंट है अपने आप में, इसको बनाने के पीछे किस तरह की सोच थी और किस तरह के डिस्कोर्सेस उस विषयों को लेकर के हुए, ये आम जनमानस की जानकारी का हिस्सा बनना चाहिए। और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक साल भर के कार्यक्रम देश भर में डिज़ाइन किए हैं, जहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशन, दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और डिफरेंट वर्टिकल्स और प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट मीडिया चैनल्स के माध्यम से हम संविधान के विषयों को लेकर के जाएं। मैं तो धन्यवाद दूंगा आपका, आपके चैनल का। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में एकदम अनायास ही संसद के सत्र के समय में, सामान्यतः मैं टीवी बहुत कम देख पाता हूं, लेकिन संसद के सत्र के समय में एक दिन मैं किसी के कार्यालय में बैठा था और वहां संविधान को लेकर के क्विज हो रही थी जी। इट्स अमेजिंग। मैं उसको लेकर के बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं पूरे संसद टीवी नेटवर्क को। ये एक युवाओं को जोड़ने का मार्ग हो सकता है। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में हम संविधान के साथ में कैसे अधिकाधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। अनेक प्रोग्राम्स की रचना हमने की है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके और हम सब मिलकर के उसको और अधिक नीचे तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा करना निश्चित रूप से इस समय में देश को, देश की व्यवस्था के साथ में जोड़ने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम 140 करोड़ भारतवासी इस संकल्प के साथ में कि आने वाले 25 साल में हम अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकसित भारत बनाएंगे, हम गुलामी के सारे चिन्हों को अपने मनस पटल से हटा करके देश की विरासत पर गर्व करते हुए भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो विरासत भी और विकास भी का ये जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको साकार करने में संविधान और संविधान में जिस तरह से सांस्कृतिक, हमारी मूलभूत सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को जिस तरह से उसमें डिपिक्ट किया गया, जिस तरह से चित्रण किया गया, उन दोनों को जोड़ करके अगर हम समाज के बीच में लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो देश को परिवर्तित करने का भाव है ये कई गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ, और किसी भी आयोजन की सफलता जन भागीदारी से तय होती है और आपने यहाँ पर अपील की है, इस अपील का असर होगा और साथ ही साथ ये अपील हमारे चैनल के माध्यम से और भी ज़्यादा लोगों तक जाएगी। और जैसा कहा कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं, बहुत सारे और अधिक कार्यक्रम हम अपने चैनल पर संविधान से जुड़े हुए ला रहे हैं, जिसमें हमारा एक विशेष कार्यक्रम हम भारत के लोग हैं, वो भी आप देखिए, उसका अंग बनिए और अपने विचार भी उसमें प्रेषित कीजिए, समाहित कीजिए। आप यहाँ पर आए, समय निकाला और आपने अपने उद्गार से, अपने वचनों से इस कार्यक्रम को बहुत विशिष्ट बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मंत्री जी को सेंगोल भेंट करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर वंदना कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी, राज्यसभा सचिवालय। सेंगोल वो शक्ति है जो हमारे अतीत की महानता और वर्तमान के गौरव को जोड़ती है, एक साथ संजोती है, भारतीय नेतृत्व और सांस्कृतिक परंपरा का द्योतक है, उसकी प्रतीक है। सेंगोल भेंट करते हुए माननीय मंत्री जी को डॉक्टर वंदना कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।